नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पहलगाम के हमले के बाद सरकार अलर्ट है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार है। आज सबसे पहले कैबिनेट सुरक्षा कमेटी यानी सीसीएस की बैठक हुई है। सिलसिलेवार 4 बड़ी बैठकों में कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर समेत देश में सुरक्षा के मौजूदा हालात पर मंथन होने के साथ ही एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला जातिगत जनगणना को मंजूरी मिलना है, जिसकी मांग कांग्रेस शुरू से उठाती आ रही है। ऐसे में मोदी सरकार के एक्शन प्लान से कितना होगा बदलाव, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव गहरा गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकियों का खात्मा किया जाएगा और दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सुरक्षा एजेंसियों की एक डिटेल्स ले रहे हैं। इसी के चलते सरकार ने बड़े प्लान के साथ मंथन कर लगातार 4 बड़ी बैठकें की, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इसके पहले सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने पहले आर्मी चीफ से पहलगाम आतंकी हमले पर जानकारी ली थी। उसके बाद वे लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे और पीएम मोदी को पहलगाम मामले में अपडेट दिया था। हालांकि बैठक से जुड़ी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान ये जान चुका है कि भारत जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मार दे देंगे? %100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जो हमारे शहीद हैं, उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। आज इस स्थिति में निशाना एक ही होना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को सही जवाब देना चाहिए। खामखा वो कांग्रेस पार्टी को निशाना बने रहे हैं। देखिए, पहले से हमने कहा है, 22 तारीख से हम कह रहे हैं, 22 की रात को हमने सर्वदलीय बैठक की मांग की। 2 दिन बाद सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। ठीक है, हम गए, खरगे जी गए, राहुल जी गए। 24 तारीख को ही सीडब्ल्यूसी का एक प्रस्ताव पारित किया गया। हमने कहा ये सबसे बड़ा संवेदनशील समय है देश के सामने। ये क्रूर आतंकवाद हत्या जो हमले हुए हैं पहलगाम में, इसके सूत्रधार पाकिस्तान है। इसको जवाब देना हमारा फर्ज बनता है और कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, करीब 17 लोग घायल हो गए थे। इसी के चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की। ये मामला सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने तक सीमित नहीं है, इसे कूटनीतिक स्तर पर भी देखना जरूरी है। एक तरफ देश 26 बेगुनाहों के कातिलों और उनके आकाओं को सजा देने की योजना तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर इसे दुनिया भर का समर्थन भी मिल रहा है। भारत कोई भी कदम पूरी तरह से एक फुल प्रूफ रणनीति के आधार पर उठाना चाहता है, ताकि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो फिर कभी पहलगाम जैसी गलती करने का दुस्साहस न दिखा सकें। और इसीलिए सबसे पहले सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी सीसीपीए की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने पहलगाम के हमले के बाद संसद के विशेष सत्र की मांग की है। तीसरी महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट कमेटी
कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA की हुई है। यह आर्थिक मामलों की भारत सरकार की सर्वोच्च समिति है। इस बैठक में देश की मौजूदा हालात और उसके आर्थिक पहलुओं पर विचार हुआ। चौथी और सबसे अहम बैठक कैबिनेट की हुई। ये सभी बैठकों में सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार के हर बड़े कदम पर कैबिनेट की मुहर रहती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट में लिए गए सबसे बड़े फैसले के बारे में बताया। केंद्र सरकार जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी करवाएगी। ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इसकी मांग कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनावों से करते आ रहे हैं। इसके अलावा मेघालय के मावलिंगखुंग से असम के पंचग्राम तक 22,864 करोड़ रुपए की कुल लागत से 166.80 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण की मंजूरी दी गई। अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी 2025-26 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP 4.41% बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया। चालू सत्र 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का FRP 340 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। सबसे पहला जो एक इम्पोर्टेंट फैसला हुआ है, सिलचर से शिलोंग, शिलोंग से सिलचर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीज पर क्विंटल और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट है। कुल मिलाकर प्लान तैयार है और एक्शन का इंतजार है। पहलगाम के गुनहगारों पर प्रहार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और भारत की इसी कार्रवाई पर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी है और इन पोस्ट से झंडे भी हटा लिए हैं। भारत सरकार पहली CCS बैठक में सेना को फ्री हैंड दे चुकी है। ऐसे में पहलगाम हमले पर देश मांगे बदले की भावना साकार रूप लेती दिखाई दे रही है। श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो बैठकों का दौर जारी है। पाक में दहशत भारी है। देखिए, पाकिस्तान में तो दहशत उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था और इसके बाद ही उनको लगने लगा था कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। और क्योंकि जब ये मांग आई कि देश मांगे बदला, तो उसके बाद तो ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, जो बैठकें हो रही हैं, जो एक प्लान तैयार किया जा रहा है, ये होना ही था, क्योंकि ये वो समय नहीं है कि अब हम चुप होकर बैठेंगे। तो लगातार बैठकें हैं। आज लगातार जो 4 बड़ी बैठकें हुई हैं, जिसमें से एक बड़ी बैठक का हिस्सा कैबिनेट बैठक जो थी, उसमें एक बहुत बड़े फैसला जिसको कहते हैं जातिगत जनगणना का, वो अपने आप में अहम था, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से इसको लेकर मांग उठा रही थी। तो जाहिर तौर पर उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, ये सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके पहले पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है, वो तमाम जो बैठकें हुई हैं, हालांकि वो गोपनीय रखा गया है और जाहिर तौर पर ये तमाम बातों को उजागर किया भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को डर है कि अगले 24 से 36 घंटों में हो सकता है कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई भारत की तरफ से हो जाए। तो उनका डर जो है वो बना रहे, लेकिन जवाब देना भारत की एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य भी है। तो लगातार जो सरकार और सेना अलर्ट पर है, जो लगातार आज बैठकें हुई हैं, किस तरह की रणनीति हुई है और आने वाले समय में कितना बदलाव। सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राम पांडे। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं अब्दुल मजीद लारमी, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विदेश मामलों के जानकार अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद अली शाह जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया।
जी हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। हाँ, मोहम्मद अली शाह जी, आज जो सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद सीसीपीए की बैठक हुई, सीसीईए की बैठक हुई, ये 3 बैठकें ऐसी थी जिसका एक कंक्लूजन जो भी निकला उसको गोपनीय रखा गया है। वो जरूरी भी था और वो एक प्रोटोकॉल होता होगा, वो तमाम चीजें सामने नहीं आ सकती, लेकिन लगातार ये जो बैठकें हुई हैं और आज 4 बड़ी बैठकें, जिसमें से कैबिनेट का पार्ट था वो मैं अभी अलग रख रही हूं, लेकिन 3 ये बड़ी बैठकें क्या दर्शाती हैं और कितना बड़ा एक प्लान भारत का हो सकता है। मैं उस स्ट्रैटेजी से पूछ रही हूं क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। जब तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठ जाएं, जब सीसीएस की बैठक हो जाए, पहली बैठक में ही जब ये निर्देश हो गया कि सेना फ्री हैंड है, तो अब जो प्लानिंग हो रही है ये मुझे जो लगता है एक अटैकिंग मोड पर है। क्या मानते हैं और क्या अगला एक स्टैंड हो सकता है? जी, आपका अंदेशा बिल्कुल मेरे अंदेशे से बिल्कुल एक ही पेज पे है। हालांकि मुझे कुछ खबर तो है नहीं क्योंकि ये सब गुप्त चीजें हैं, ये सब जिस तरीके से आपने बयान किया और आपने बोला, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप और मैं एक ही पेज पे है। मैं भी बिल्कुल वैसे ही सोच रहा हूँ। मैं क्योंकि टाइम तो बर्बाद करने का है नहीं किसी के पास, है वहां पे फालतू में बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों का जो मीटिंग हो रही है, जरूर कुछ ना कुछ पक्का कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा मेरा दिल कहता है। और पाकिस्तान अपने छटपटा रहा है, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को रखे हुए है, वो मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि अभी हिंदुस्तान अगला कदम, अगली कार्रवाई क्या करने वाली है। वो अपने पोस्ट से झंडा डाल रहे हैं, झंडा हटा रहे हैं। पता नहीं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि 500 पाकिस्तानी सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है प्रीमेच्योर रिलीज के लिए। उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो तो डरे धपके, वो छुप गए, वो तो भाग गए, भगोड़े हो गए। AWL अनुपम तिवारी साहब अच्छे से जानते होंगे। AWL यानी कि एब्सेंट विदाउट लीव, फौज का टर्मिनोलॉजी है जो कि कोर्ट मार्शल ऑफेंस है, यानी कि भगोड़े हो गए बिल्कुल। इनका एक जनरल तो भगोड़ा हो चुका था पहले भी, जनरल परवेज मुशर्रफ जिसने कारगिल में आग लगाई थी पूरी, वो तो भगोड़ा हो चुका था। अभी ये छटपटा रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि अगला कदम क्या होने वाला है। मगर अच्छी बात है ये राखी जी, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज किसी भी अटैक में, एक अचंबा, एक आप दुश्मन को जहां पर उम्मीद ना हो। पता है, जनरल आसिम मुनीर का जो स्पीच थी, का जो प्लान था, उसको बैकफायर कर गया। उस बंदे ने अपनी कब्र खुद खो दी है। वो चाह रहा होगा, उसकी जहां तक मैं समझ पाया हूं, कि बांग्लादेश के लिए वहां पर ऐसा कुछ, लेकिन देखिए एक दीवार पैदा करने की कोशिश करी है इसने, हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश करी है। 4 दिन के बाद पहलगाम में हो जाता है हमला, और ये यहाँ पर नाम पूछ के, मजहब पूछ के, कपड़े उतारो, इवन बहुत ही खराब, मतलब जिसकी निंदा तो क्या, एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है पाकिस्तान को, ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, इसीलिए वो डर के छुपके बैठे हुए हैं। ऐसी खबरें भी आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को बोला है कि तुम हिंदुस्तान के खिलाफ कोई सख्त, कोई मजबूत एक्शन मत लेना, नरम दिल रहना, बिल्कुल नरम से पेशी आना, क्योंकि वो डरे हुए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार जो बदतमीजी करते हैं ना चैनल पे आके, वो भी बिल्कुल भीगी बिल्ली बन चुके हैं आजकल। तो यानी कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने बोला भी है कि अगले 48 घंटों में, अब तो टाइम और टिक टिक हो रहा है, ये कुछ घंटों पहले में बयान दिया था ये, हिंदुस्तान हम पे हमला कर देगा। अब बिलावल भुट्टो सरदारी, कार्टून ऑफ पाकिस्तान, ये इस सिंधु नदी के किनारे बयान देता है, ये स्पीच देता है ताली बटोरने के लिए। अगले दिन क्या करता है, कुछ घंटों बाद अपने परिवार को कनाडा भेज देता है। उनके जनरल्स ने अपने परिवार को विदेश भेज रखा है, खाली करो। जब जहाज डूबता है ना राखी जी, जब जहाज डूब रहा होता है तो चूहे सबसे पहले निकल के कूद के भाग जाते हैं। तो ये पाकिस्तानी जो है अपने परिवार वालों को भगा रहे हैं वहां से, क्योंकि उनको मालूम है, हालांकि न्यूक्लियर शक्ति होंगे वो ठीक है, मान लिया, लेकिन उनके पास कोई हमसे पंगा लेने का कोई गट्स, कोई हिम्मत नहीं होगी। ठीक है। तो फैक्ट ये बात है, अरे चुपके बैठे हुए हैं हमारे। बिल्कुल। अनुपम जी सुन पा रहे हैं मुझे?
जी राखी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर सुन पा रहा हूँ। हाँ अनुपम जी, क्योंकि आज देश की सुरक्षा, राजनीति और आर्थिक मसलों पर चर्चा हुई है। कैबिनेट का पार्ट अभी मैं इसलिए अलग रख रही हूँ क्योंकि वो एक पॉलिटिकल रूप से चला जाएगा, लेकिन जहां तक आर्थिक मसलों की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, मोहम्मद अली शाह जी ने भी अपनी बात रखी। ये सारी बैठकें होना, इन सारे विषयों पर मंथन होना क्या दर्शाता है, क्या मानते हैं इस महत्वपूर्ण बैठक से? देखिए राखी जी, निश्चित तौर पर आज की जो बैठकें हैं वो एक जबरदस्त संदेश देती है। अगर हम देखें, पूरा सिनेरियो देखें तो पिछले 2-3 दिनों का सिनेरियो देखें, जब से जैसा मेजर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक छटपटाहट है कि 48 घंटे के अंदर कुछ भारत बड़ा करने वाला है, तो चीजों को वहां से लिंक करिए आप। पाकिस्तान के अंदर घबराहट है और हिंदुस्तान की तरफ से क्लियर कट कुछ कहा नहीं जा रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा है, कुछ संदेश नहीं दिया रहा कि हम करने क्या वाले। देखिए यही तो एक गेम होता है, यही वॉर का गेम यही है। हिंदुस्तान उस वॉर गेम को बहुत ही मैच्योरिटी से खेल रहा है। वॉर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाइए और दुश्मन को 2 थप्पड़ लगा करके चले आइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉर का मतलब ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करिए। और सबसे बड़ी चीज वॉर में ये होती है कि जो चीज सबसे पहले हमला किया जाता है वो होता है सूचनाओं का हमला, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जिसको कह सकते हैं। वो सब चीजें पाकिस्तान ने शुरू करी थी और उसका हमने मुंह तोड़ जवाब इस तरह से दिया कि उनके सारे यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को हमने यहाँ पर बैन कर दिया और अब वहां से जो प्रोपेगेंडा हमारी तरफ आ सकता था वो हमने बिल्कुल वाइप आउट कर दिया है। तो ये पहली स्ट्राइक थी। उसके बाद सिंधु जल वाले की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसके ऊपर भारत सरकार ने एक ऐसी स्ट्राइक करी है जिसका असर आपको आने वाले 1 दशक के अंदर साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। यही पाकिस्तान सिंधु नदी की वजह से आपको घुटनों पर दिखाई देगा, लेकिन उसका इमीडिएट आपको फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उस स्टेप की तरफ बढ़ना ये बड़ी चीज थी। ये दूसरा, भारत ने जबरदस्त प्रहार किया है। और तीसरी चीज, अब आज की मीटिंग्स में आप देखिए क्या वहां पे बातें हुई, निश्चित तौर पर बहुत गोपनीय चीजें हैं। और चूंकि वॉर बहुत कॉस्टली अफेयर्स होते हैं इसलिए इकोनॉमिक्स को भी समझा गया, इसलिए कैबिनेट की भी आपस में समझदारी देखी गई। और यहां पर पाकिस्तान को कुछ भी बिना बताए हुए एक कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। और यहीं पर भारत इस वॉर गेम में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के मंत्री लोग बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वहां से आपको पिक्चर्स भी आ रहे हैं, लेकिन वहां बातें क्या हो रही है कोई मीडिया बाइट में आपको नहीं पता चलेगा। और ये गोपनीय होना भी चाहिए। दूसरी चीज क्या हो रही है कि इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठकें हो रही हैं, उसके बाद कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं, और उसके बाद जो वहां से रिजल्ट्स आ रहे हैं वो गन्ने का समर्थन मूल्य, वो जातिगत जनगणना, ये सब चीजें देखिए इनके बहुत बड़े मोटिव्स हैं। और आप देखें ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम नहीं, जैसा आपने कहा ना, ये पॉलिटिकल बातें हैं, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल संदेश दिया जा रहा है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कंफ्यूज करने की मंशा है। पाकिस्तान समझ ही नहीं पाए कि हिंदुस्तान करने क्या वाला, और जो करने वाला वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब वो डिसीजन दे दिया गया है, उन जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक बातें पहुंचा दी गई हैं कि हम पाकिस्तान को इस तरह से टैकल करेंगे। देखिए आज की कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत बड़ी चीज आपने खुद बताई है, सिलचर से शिलांग तक का जो एक कॉरिडोर बनने वाला है, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि इसको भी अगर आप वार के चश्मे से देखें तो अगर हम पाकिस्तान से परंपरागत कन्वेंशनल वार में जाते हैं तो उसके साथ ही साथ ये डर हमेशा बना रहेगा कि चीन हमें नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट पे परेशान कर सकता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान की तरफ से आ सकता है। हालांकि उसकी संभावना मैं तो बहुत कम मानता हूं, लेकिन अगर वो आए तो उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहां पर हमको जाना चाहिए। आज नहीं तो आज से 1 दशक बाद इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, इस तरह की संभावना बन सकती है। तो भारत ने उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो ये जो भी बैठकें हुई हैं उससे 2-3 चीजें साफ समझ में आती है कि भारत ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखी पाकिस्तान के लिए। और दूसरी चीज, एट प्रेजेंट पाकिस्तान को पूरी तरह से कंफ्यूज करने के लिए, पाकिस्तान को पूरी तरह से गेसिंग वर्क में उलझा कर रखने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है और उसमें सफल भी हो रहा है। अब रही बात जो तीसरा एंगल आता है, अंतरराष्ट्रीयकरण। ये सब घटनाएं निश्चित तौर पर अंतरराष्ट्रीय बैठकों का भी एक हिस्सा बनती हैं। वहां पर लोग डिबेट करते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो अखबार है, जो मीडिया चैनल है, इसके ऊपर लगातार बातें कर रहे हैं, चाहे अल जजीरा हो, चाहे रूटर्स हो, या फिर गार्जियंस वगैरह हो, सब जगह इनकी बातें चल रही हैं। और वहां से निकल के ये सामने आ रहा है कि हिंदुस्तान अपने पत्ते अभी तक नहीं खोल रहा है और पाकिस्तान छटपटाहट पे इधर उधर घूम रहा है। पाकिस्तान बार बार उनसे गुहार लगा रहा है कि साहब हमारे ऊपर हमला होने वाला है। एक तरह से इस एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहा पाकिस्तान कि हिंदुस्तान एक अटैकर है और बहुत जल्द अटैक करने वाला है। लेकिन उसके बाद भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत ही सधे कदमों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत वेलकम चीज है और हमें भारत सरकार का साथ जरूर देना चाहिए इस मौके पर, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इश्यू है। पाकिस्तान एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए आप थोड़े का इलाज नहीं कर सकते, उसका बहुत सख्त इलाज करना पड़ेगा। कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है वो हम सबको पता है, लेकिन फिलहाल हमारी जो अब रणनीति है और अगला स्टैंड होगा वो एक बड़े सवाल जैसा है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अब्दुल मजीद लारमी जी भी जुड़ गए हैं। अब्दुल मजीद जी, बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे, विधायक हैं। अगला सवाल मेरा फिलहाल राम पांडे जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी मैडम। हाँ सर, एक महत्वपूर्ण बात, आज लगातार 4 बड़ी बैठकें हुई जिसमें से एक पार्ट कैबिनेट का था, क्योंकि जहां देश की बात आती है मुझे लगता है वहां तो अगली रणनीति क्या होगी, किस तरह का स्टैंड होगा और क्या माने कि कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार है, फिलहाल गोपनीय है, लेकिन कुछ ऐसा बम फूटेगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की सीधी सी बात है। एक तो वो बात है, आप क्या मानते हैं? और दूसरा सवाल मेरा महत्वपूर्ण, आज तो खुश होगी कांग्रेस, जातिगत जनगणना होगी, एक सबसे बड़ा फैसला आज मोदी कैबिनेट का है जिसको इतने समय से कोई रिस्पॉन्ड नहीं था उस पर, लेकिन लंबे समय से राहुल गांधी की मांग, कांग्रेस की मांग, विपक्ष की ये मांग थी जिसको आज एक हरी झंडी मिली। देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जातिगत जनगणना होगी, 2011 में हुई थी और 2021 में होना चाहिए थी, लेकिन 4 साल लेट हो गए, तो न तो जनगणना हुई न जातिगत जनगणना हुई। लेकिन दुनिया के 150 देश अपनी जनगणना कंप्लीट कर चुके हैं, भारत उसमें सबसे पीछे चल रहा है। और राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि एक सबके बीच में समानता आएगी। इतने सारे आयोग बने हुए हैं, ओबीसी आयोग बना है, SC ST आयोग बना है, ये लोग कैसे काम करेंगे? जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय में 100 अधिकारियों में से एक दलित था, 2 ओबीसी थे, इस तरह की कई बातें थी कि सबको अवसर मिलने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी कि नहीं, कोई जाति होती ही नहीं है, जाति नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और आज कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी है उन्होंने इस बात को मान लिया कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो भी बात करती है वो सही करती है। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं सही बोलते हैं, और अंत में नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी की बात पर आना ही पड़ता है। अब बात आती है कि पहलगांव में हमारे 26 लोग शहीद हो गए, तो उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। और कुंभ में भी सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को कोई श्रद्धांजलि नहीं दी थी। अभी कई मीटिंग चल रही है, 3-4 मीटिंग इन्होंने की है। यहाँ भी मैं यही कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि 22 तारीख को हमला हुआ, आज 30 तारीख है, 9वां दिन है। 9वें दिन प्रधानमंत्री जी मीटिंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन ही बोल दिया था कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ हर तरीके से हम खड़े हुए हैं। आतंकवाद का खात्मा कीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखाइए, और सर्वदलीय बैठक की मांग की। दूसरे या तीसरे दिन सर्वदलीय बैठक हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक का भी बहिष्कार कर दिया और बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए। और उन्होंने चुनावी रैली को वहां बिहार में संबोधित किया और सर्वदलीय मीटिंग का भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया। चलिए, आज इतनी सारी मीटिंग हो गई। मीटिंग में आर्मी चीफ थे, बड़े बड़े हमारे सेना के अधिकारी थे, लेकिन एक आरएसएस के नेता भी आपके चैनल पर दिखाई दे रहे हैं। अब वो किस आर्मी के चीफ हैं, आरएसएस नेता को किस उद्देश्य से उन मीटिंग्स में बुलाया गया, ये मेरी समझ से परे है। और ये तो सबको समझ में आ रहा है कि युद्ध होगा, इसमें कहने की जरूरत ही क्या है। अब भारत किस तरीके से लड़ेगा, क्या प्लानिंग रहेगी, ये डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। लेकिन जो वहां मीटिंग चल रही थी उसके फोटो तो डिस्क्लोज कर दिए, वो फोटो भी बाहर नहीं आने चाहिए। हमारी क्या रणनीति है ये पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, ये पक्का नजर आ रहा है कि युद्ध होगा। अब युद्ध किस तरीके से होगा, आर्मी को फ्री हैंड, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं बिल्कुल उनको फ्री हैंड दे दिया जा है, आर्मी जैसे करना चाहे वैसे करे। और हमारी आर्मी सक्षम है, ऐसा आर्मी ने पहली बार नहीं किया है, आर्मी कई बार सबूत दे चुकी है। 1971 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को घुटने के बल पर माफी मंगवाई थी, और आज पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। तो उस तरीके का हम सबक सिखा सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम भारत में लाएंगे, तब भी हमने समर्थन किया। इन्होंने कहा पाकिस्तान से हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे, तब भी हमने समर्थन किया। इन्होंने कहा कि जो 26/11 हमले का मैन था दाऊद इब्राहिम, उसको हम लेकर आएंगे, तब भी हमने समर्थन किया। हम हर तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन जब हमारी सरकार थी और आतंकी हमले हुए थे, तब इन्होंने गृह मंत्री शिवराज पाटिल से इस्तीफा मांगा था और शिवराज पाटिल जी ने इस्तीफा दिया था।
नरेंद्र मोदी जी जब आतंकवाद की घटना चल रही थी मुंबई में, उसी समय बंबई पहुंच गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और प्रधानमंत्री गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा था। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम देश के साथ खड़े हुए। और नरेंद्र मोदी जी स्वयं कह चुके हैं जब मनमोहन सिंह थे कि ये दिल्ली में बैठी सरकार की कमी है, बॉर्डर हमारे सुरक्षित है, आर्मी सब ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी आज अपने आप को ही दोषी मान रहे हैं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार की कमी है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, युद्ध होने वाला है, हम इस युद्ध में भारत सरकार के साथ में हैं। ठीक है, अमित जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी। अमित जी देखिए, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। फिलहाल जो चीजें हैं, आज भी एक ही मांग पर पूरा देश खड़ा है, बदला। और जब तक वो बदला नहीं होगा तब तक मुझे लगता है ये चर्चा चलती रहेगी, ये बातें चलती रहेंगी। इसको छोड़ नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं सकते, ना इस विषय को छोड़ सकते हैं, ना इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, ना इसे भूल सकते हैं जब तक बदला नहीं होगा। क्योंकि हमला ही ऐसा था जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उस हमले के लिए मेरे पास शब्द नहीं होते हैं, लेकिन जो एक नाराजगी और गुस्सा पूरे देश में है, जाहिर तौर पर भी मुझ में भी होगा कि इंसानियत भी नहीं है। और कहते ना आतंकवादियों का, मैं हमेशा हर बार इस चर्चा में जब बैठती हूँ, मैं हमेशा कहती थी, सब कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। सर मुझे तो बोलना पड़ा इस घटना के बाद। मुझे तो लगा, मैं किसी वर्ग विशेष के लिए कभी नहीं बोलती, लेकिन मुझे लगा नहीं होता है शायद, क्योंकि इस तरह की जो चीजें कैसे हो गई। यहां तो आपने सीधे पूछ के फायर किया, आपने हिंदू मुस्लिम करके बोला, आपने सारी चीजें करी, तो इस चीज ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मोहम्मद इशल जी बस एक सेकंड सर, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए फिर आप बोलिएगा। तो अमित जी, बैठकों के मायने, अगली रणनीति और जिम्मेदारी। कुछ कह रहे हैं अमित जी, एक सेकंड मैं सवाल कंप्लीट करूंगी। हाँ कुछ कह रहे हैं मोहम्मद अली शाह जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपका मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और आप जो जिस तरीके का इंटेलिजेंट, मैच्योर और बैलेंस तरीके से आप रिपोर्टिंग करती है, मैं काबिल तारीफ है वाकई में। तो ये बात है बिल्कुल, उग्रवादियों आतंकवादियों का कोई धर्म होता नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ना इन्होंने नाम पूछ के, धर्म पूछ के, कपड़े उतारो, जो जिस तरह की गोली मारी है, साफ बच्चे को ये मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने ना दरअसल क्या किया है। इनकी पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी थी, जनरल आसिफ मुनीर की, अगर मैं जीरो आउट करूं, कि हमको आपस में बांटने की, ताकि मालूम पड़े कि धार्मिक डिफरेंसेस हिंदुस्तान में ले आए, ताकि हिंदुस्तान कमजोर बन जाए। एक फूट डालने की कोशिश करी है। तो जो इन्होंने जो बोला है, जो कि भाई धर्म के नाम पे कर रहे हैं, मैं आपको ये बात कहता हूँ राखी जी, हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान इनके साथ में नहीं है। एक एक मुसलमान ने इसकी निंदा करी है। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे एक चीज और अच्छी लगी, मैंने जम्मू कश्मीर में कभी इस तरह के कैंडल मार्च नहीं देखे। मुझे अच्छा लगा जब लोग आए, एक साथ आए, बहुत अच्छा मैसेज था। लेकिन मैंने शुरुआत में एक चीज कही थी, उसको आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। कि मैं बहुत क्लियरिटी से अपनी बात रखती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, हमेशा कहूँगी, मैं किसी धर्म विशेष के लिए ना बोलना पसंद करती हूँ, ना चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से यह हमला किया गया और बोल के चीजें की गई हैं, वो एक बच्चे से पूछिए उसके जहन में क्या गया। उसके जहन में यही गया कि वहां लोग आए, छोटे छोटे बच्चे जो उनकी बाइट्स मैंने सुनी है, जिन्होंने अपने पापा को खोया है, वो आके कह रहे हैं कि वहां दो लोग आए, उन्होंने पूछा हिंदू अलग हो जाइए, मुसलमान अलग हो जाए, हमारे पापा को मार दिया। तो वो जो फील था उनका, आप सोचिए उसके जहन में क्या गया। उसके जहन में हिंदू मुसलमान गया, आतंकी नहीं गया। तो इसलिए मुझे इस चीज को यहाँ कहना पड़ा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। अमित जी, अमित जी, बैठकों की रणनीति, अगला स्टैंड और सबसे बड़ा सवाल, आज इतना बड़ा डिसीजन जिसे कहा जा रहा है देर आए दुरुस्त आए, जातिगत जनगणना की मैं बात कर रही हूं, कैसे अब इसको आगे बढ़ाएंगे? जी राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आपने जैसा कहा कि पार्टी की रणनीति और क्या होनी चाहिए रूपरेखा, तो इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दो बार नहीं बल्कि कई बार, उन्होंने पहले तो बिहार की भूमि से और दूसरी बार मन की बात में उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया कि इस बार का जो हमला होगा वो कल्पना से परे होगा। पाकिस्तान इस चीज का सोच भी नहीं सकता कि भारत क्या करने वाला है। और उन्होंने एक बात और कही कि जहां आतंकवादी और उनके आका भागेंगे, वहां तक उनको खदेड़कर जस्टिस हैज टू बी गिवन, और उनको घुटनों पे लाया जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से और दुनिया को ये संदेश दिया है लाउड एंड क्लियर कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा और बहुत ताकत से करेगा। दूसरी बात,
अभी इस तरीके से आपने देखा कि प्रधानमंत्री की कई बैठकें हो रही हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स की हो रही हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स की हो रही हैं, सिक्योरिटी की हो रही है, सीसीएस की हो रही है। तो इन सभी बैठकों में किसी ने आपत्ति, कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपत्ति जताई कि ये फोटोज भी बाहर नहीं आने चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत चीजें एक रणनीति के तौर पे की जाती है, जो कि हर किसी को शायद अगर समझ में ना आए तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आप एक चीज ये देखिए, कांग्रेस ने कहा कि हमने तो प्रस्ताव पारित कर दिया, हम सरकार के साथ हैं। एक चीज आपकी तरफ मैं ध्यान देना चाहूंगा राखी जी, कि हमास और इजराइल का जो झगड़ा होता है वो शुरू होता है 7 तारीख को, और 8 तारीख को कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक से ये बयान आ जाता है कि वो उसके पक्ष में है। आज 48 घंटे से ज्यादा लगी कांग्रेस को इस बात को सुनिश्चित करने में कि वो सरकार के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की बात थी, यहाँ आतंकवाद की बात थी। क्योंकि आतंकवादियों के मरने पे तो इनको रोना आता है, इनको तरस आती है। आतंकवादी इनको बेटी लगती है, आतंकवादी इनको भटका हुआ नौजवान लगता है। तो निश्चित सी बात है, ये समय थोड़ा लगना चाहिए था, और वो लगा, पर ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, आज सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन ये खड़े होते हुए भी क्या पॉलिसी के तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये पक्ष है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में है? क्योंकि इनके नेताओं के बयान तो कुछ और आ रहे हैं। आप सिद्दीक मियां से लेकर सैफुद्दीन सोद से लेकर रॉबर्ट वाड्रा से लेकर तारिक करन से लेकर केरला कांग्रेस का ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए, तो हिमाचल प्रदेश के इनके कांग्रेस के नेता हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल सेशन चल रहा था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर के कांग्रेस के चीफ का जो बयान है कि आप पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ो और माफी मांगो, किस तरीके से निंदनीय बयान है, और इन पर किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो पार्टी कहती है कि वो सरकार के साथ खड़ी है, 7 दिन भी नहीं होते हैं और उनके नेता ये सारे बयान देने लग जाते हैं। और तो और एक पोस्टर भी आ जाता है सत्संग से जुदा वाला, तो से जुदा वाला पोस्टर भी आ जाता है, जिसको उनको हटाना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी की आदत है, उनकी पॉलिसी में है, उस तरीके की राजनीति वो करते आए हैं। एक बात मैं आपको बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूंगा राखी जी, कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि यू शुड हैव टू फाइट टू विन। तो रणनीति क्या होगी, किस तरीके से फाइट करेंगे? ठीक है, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अपना काम किया, हमारे आत्मा पर चोट करी, हमारे लोगों को मारा, हमारे निर्दोष निहत्थे 26 लोगों के खून बहाया, और उन्होंने अपना काम कर लिया। लेकिन द पॉइंट टू रिटेलिएट वो हमारे ऊपर है, हम किस तरीके से करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, और कहाँ तक इस पूरे मसले को, क्योंकि उन्होंने तो कर दिया, अब हमारा ऊपर है कि हम कितनी तीव्रता से इस पर हमला करते हैं। तो निश्चित सी बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होगी, और बहुत ही जल्द होगी। आपने उसके बाद कहा कि जातीय जनगणना की बात हो रही है, जातीय जनगणना पर हमें मानना पड़ा राहुल गांधी जी की बात को, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। तो देखिए, हमने कभी नहीं कहा था कि जातीय जनगणना नहीं हो। आपको याद होगा तो सितंबर में जब अमित शाह जी 100 दिनों का खाका पेश कर रहे थे सरकार के सितंबर 2024 में, तब उन्होंने कहा था कि ये सही समय पर हम इसका निर्णय लेंगे, और वो निर्णय आज दिया गया है। और उसके बाद जितनी भी चीजें होती गई, चाहे सीसीएस की बैठक हो, पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हो, इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हो, उन सब पे आज कांग्रेस पार्टी बोल क्या रही है कि हमें बताया नहीं जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार क्या निर्णय ले रही है। आपको जानने की क्या जरूरत है? क्या करेंगे इंफॉर्मेशन का? क्या आप जानकर अपने आकाओं तक पहुंचाएंगे जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन हैंडलरों तक पहुंचाएंगे? क्या आसिफ मुनीर तक पहुंचाएंगे? क्योंकि किसी भी, आप देखिए, चाहे आसिफ मुनीर हो, पाकिस्तान आर्मी हो, ISIS हो, इनको खदेड़ना और इनको नील डाउन करना भारतीय फौज का बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। लेकिन जो अपने घर के अंदर बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि आपको तो पता होगा, इस तरीके से
जो इनके नेता थे मणिशंकर अय्यर, वो पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान जाकर ये कहते हैं कि हमें मोदी सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान का साथ चाहिए। तो और ये नेता ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं। आज जब आप सिद्धारमैया का बयान सुनती हैं, वो चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट के, रॉबर्ट वाड्रा दामाद है, भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट वो तो पदवी है। उसके बाद कांग्रेस का केरला हैंडल का जो एक्स हैंडल आप देख लीजिए। तो ये सब इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग जब पदों पर बैठे होंगे तो कितने कॉम्प्रोमाइज होंगे, कितनी इंफॉर्मेशन लीक करते होंगे। मैं इस चीज को मानती हूँ, जिसने इसको लेकर अलग अलग बयानबाजी की या राजनीतिक रंग चढ़ाने की कोशिश की, वो उनका अपना मत हो सकता है, उनको पूरा देश सुन रहा है, समझ रहा है, उनके लिए अपनी एक जो भी छवि बनानी होगी वो बना लेगा। लेकिन जब ये पूरी घटना हुई है तब कांग्रेस के दिग्गजों ने, विपक्ष ने इस चीज का विरोध किया था और सरकार का साथ देने की बात की थी। तो हम उस चीज को पहले तो पॉजिटिव लेकर चलें। बाकी मैं मानती हूं जो बयानबाजी है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष में हो सकता है, लेकिन हमको दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। अब सिद्धारमैया ने जो कह दिया ठीक है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, वो अपना बोल के वो अपना बिगाड़ेंगे, उसके लिए हम पूरे पार्टी को नहीं क्वेश्चन मार्क कर सकते, मुझे ऐसा लगता है इस विषय पर खास तौर पे। हाँ अमित जी, थोड़ा जल्दी से मुझे और दीजिएगा। आपकी बात से मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा। जो आपने कहा कि आज आपको लगा है कि आतंकवाद का धर्म होता है, राखी जी आई एम सॉरी बट आई डिफर, क्योंकि आपको याद होगा मुंबई का 26/11 का हमला जो 2008 में हुआ था, उस समय हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने का काम अगर किसी ने किया था, उस घटना में अगर किसी ने धर्म देखा था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और उसको पूरा का पूरा किस तरीके से हमें याद है, दिग्विजय सिंह ने एक पुस्तक का एक किताब का अनावरण भी किया था जो जिसका शीर्षक था 26/11 आरएसएस की साजिश। तो किस तरीके से पूरे के पूरे आतंकवाद को एक धर्म के साथ जोड़ने का काम किया गया था। ये आज तो क्या ये जो पूरा का पूरा आतंकवादियों का मॉड्यूल था ये हमास से प्रेरित था। हमने सुना भी था कि कई खबरें आई थी कि हमास के जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान में देखे गए हैं। तो ये हमास प्रायोजित, क्योंकि वो हेड सर पे वो कैमरा लगाना, टेलीकास्ट करना, मैं मानती हूँ। चलिए मैं आपकी बात को मान लेती हूँ, आपकी बात को मान लेती हूँ, लेकिन आपको पता है अमित जी, आज भी लोग यही लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। मैंने क्यों आज इस चीज को कहा यहाँ पर कि मुझे अब आज इस घटना के बाद ऐसा महसूस हुआ पहली बार कि हाँ आतंकवाद का धर्म होता है। उसके पीछे मैंने क्लियरिटी दी कि क्यों मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये हमला ही ऐसा था। हमला पहली बार नहीं हुआ, आतंकी हमला पहली बार नहीं हुआ, लेकिन सर इस तरह का भी नहीं हुआ। ये बहुत अलग बात थी, बहुत अलग घटना थी, जिसके लिए हमें एक सवाल उठाना पड़ा। आप में से बहुत लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। अब्दुल मजीद जी अपनी बात रख लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे, बहुत जल्दी से उनकी बात आ जाए, उसके बाद से मैं वापस आ रही हूँ। राम पांडे जी बोलिएगा, मोहम्मद अली शाह जी आप भी बोलिएगा, ठीक है। अब्दुल मजीद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अब्दुल मजीद जी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जिम्मेदारी होती है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लगातार बैठकें हो रही हैं, मुंह तोड़ जवाब देना है। कश्मीर के लोगों ने भी एक सकारात्मक रूप से बहुत सारी चीज़ों को किया, कैंडल मार्च हुआ, समर्थन में आए। लेकिन सर जो इनपुट अब बार बार धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं कि वहाँ के कुछ लोग ऐसे थे जो मिले हुए थे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, जो अपडेट्स वहां से निकल कर आती हैं, कुछ वीडियो ऐसे जारी हो रहे हैं जिसके बाद ये आप, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, सरकार है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि ये कैसे हुआ और कैसे चीजें इतनी जुड़ी हैं। इसके लिए अभी सरकार जो कर रही है वो तो करेगी ही, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, आप एक जनप्रतिनिधि होने के लिए कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती है? सबसे पहले मैं आप में बुलाया, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है, जितना हमने उसको हम कंडेम करते, इस चीज को हम इसको बिल्कुल नकारते हैं। हम नहीं मानते हैं कि वहां पे जो हुआ कि ये सही हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ। हमने पहले दिन से इसकी निंदा की और हमारे जितने भी प्रोग्राम है वो हमारे उसी टाइम से कैंसिल हो गए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन पर 2 मिनिस्टर साहिबान, एक सकीना इतू जो हेल्थ मिनिस्टर है और जावेद अहमद डार साहब जो आरडीडी के मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, और मैं खुद भी था, मैं एमएलए अनंतनाग वेस्ट हूँ, मैं भी था, और एमएलए पहलगाम जो था वो भी थे।
और बिजबिहारा के एमएलए थे, और अनंतनाग ईस्ट के रियाज खान साहब वो भी वहां पे थे। और हमने वहां पे 6 बजे से लेकर पूरी 2 बजे तक वहां पे हम देख रहे थे किस तरीके से वहां पे वो नरसंहार हुआ, और हमें रोना आया। वहां पे हम रो रहे थे जब हमने उनके साथ जो उनके मतलब किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की बीवी, वो हमारे सामने रो रहे थे, तो हमने भी रोना शुरू कर दिया। मगर जिस तरीके से ये हुआ, मुझे बताओ कि क्या ये सिक्योरिटी लैप्स इसको हम नहीं कहेंगे? अगर हम वहां पे वहीं पे कोई मूवमेंट थी, क्या वहां का एसएचओ, वहां का आर्मी ऑफिसर, वहां के एजेंसी, उनको ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे कोई मूवमेंट है? उन्होंने पहले से ही वहां पे जितने भी टूरिस्ट थे उनको रोका क्यों नहीं? उनको क्यों नहीं रोका? वहां पे कोई नहीं था, कोई वहां पे सिक्योरिटी का ऑफिसर नहीं था, कोई वहां पे कुछ भी नहीं था, कोई एक भी पुलिस का या आर्मी का या सीआरएफ का या बीएसएफ का या आप लोगों को भी तो मालूम ही होगा ना, आप लोगों की भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। मुझे कंप्लीट करने दो, तो सर आपकी भी तो सरकार है, आपको नहीं पता था सिक्योरिटी नहीं है? मैं देखिए पॉजिटिव चीज को हम लेकर चले। मुझे कंप्लीट करने दो, फिर बोलिए आप। और वहां पे हमने कोई नहीं देखा, और हम जो उमर अब्दुल्ला साहब ने एक दिन का सेशन बुलाया, वहां पे क्या हुआ? वहां पे हमने एक रेजोल्यूशन पास किया, हमने कंडेम किया, और उसने वहां पे ये बात कही कि मैं होम मिनिस्टर नहीं हूं, होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, मगर फिर भी मैं माफी मांगता हूं फैमिली से, क्योंकि मैं एक टूरिज्म मिनिस्टर हूं, मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूं, मैं उनसे माफी मांगता हूं कि वहां पे जो उनके साथ हुआ मैं बात नहीं कर पाता हूं उनके साथ। उसने माफी मांगी, मगर आज तक और किसी ने माफी नहीं मांगी, आज तक वहां पे किसी ने बात तक नहीं की। हमारे वजीर आजम साहब उसी दिन, अगले दिन बिहार गए, बिहार में उन्होंने जलसा किया, और हमने जितने भी हमारे प्रोग्राम थे हमने आज तक, अभी तक हमने कैंसिल कर दिए। कोई प्रोग्राम तब से लेकर आज तक हमारा नहीं हुआ, क्योंकि हम इसके खिलाफ है। हमारे 11,000 वर्करों को शहीद किया गया। किसी जो वहां पे मिनिस्टर थी सकीना, तो उसके बाप को मिलिटेंट ने मारा। वहां पे कितने एमएलए की मैं बात करूं, कितने एमपीज की मैं बात करूं, कितने बाकी जितने भी सियासत में लोग थे उनकी बात करूं, कि सबको उन्होंने वहां पे 11,000 वर्कर उनके मतलब हमारे पार्टी के शहीद हो गए। तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है। जो वहां पे हुआ हम इसको कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इससे पहले मैं ये 1% से नहीं, 0.000 पॉइंट के हिसाब से ये 1% लोग भी नहीं है। इनको चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कई बार हिंदुस्तान के शहरों में, अपने मुल्क के, हमारे मुल्क के शहरों में, वहां पे मुसलमानों को पकड़ा गया और उनको ये कहा गया कि आप जय श्री राम के नारे दे दो। ठीक है, अगर कोई दाढ़ी पकड़ के लिए, मैं आज भी वो वीडियो हमारे पास भी है, वो भी गलत है। जो यहाँ पे हुआ ये भी गलत है। हम इसको कहने ना वहां पे होना चाहिए ना यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि तभी कोई मुल्क तरक्की कर सकता है जब इत्तेहाद हो, जब हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हो, तब कोई मुल्क तरक्की कर सकता है। और हमें उसी चीज तरीके, हमें डिवाइड करना नहीं चाहिए। हम जिस तरीके से डिवाइड करते हैं हिंदुस्तान के लोगों को, इस तरीके से यहाँ पे कोई कामयाबी हमें नहीं मिलेगी। हमें कामयाबी मिलेगी यूनाइट होने से। हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। चलिए ठीक है अब्दुल मजीद जी, आपने समय मांगा था, मैंने वक्त पूरा दिया, क्योंकि समय की सीमा है। बहुत सारे लोग कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। बस 1 सेकंड अमित जी। हाँ, मोहम्मद अली शाह जी पहले आप, बहुत जल्दी से। मैं ये कह रहा था, पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर की जो स्पीच थी उससे स्पष्ट था बिल्कुल। पहलगाम से 4 दिन पहले उन्हें हिंदू के बारे में और मुसलमानों के बारे में, 2 नेशन थियरी के बारे में कही थी। तो उनका एजेंडा साफ नजर आ रहा है मेरे को। आपने बिल्कुल सही कहा राखी जी। देखिए, आपने बिल्कुल, देखिए बच्चा भी उसके जहन पे ये गुजरेगी, क्योंकि आतंकवादी ने जिस तरीके से मारा कि हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, वो एक जहन में बच्चों के वो पैदा करने के नफरत, बीज तो बहुत ही नफरत के बच्चों के जहन में आतंकवादियों ने।
और उनका एजेंडा बहुत क्लियर है, हमको डिवाइड करने का, क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत है कि हम एक साथ खड़े हैं, यूनाइटेड हैं। तो वो चाहता है कि फूट डाले, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी के बीच में, चाहे हिंदू मुसलमान के बीच में, अल्टीमेटली पूरा डिवाइड कर दे हिंदुस्तान को, सीधा बितर कर दे। और अगर हम यूनाइट नहीं हुए एक साथ, एक मुट्ठी है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तभी हम मुट्ठी बना पाएंगे। अगर हम डिवाइड हो गए तो पाकिस्तान को फायदा है। तो हमको बल्कि यूनाइटेड होकर एक पाकिस्तान को साथ में मिलकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। राखी जी बिल्कुल ठीक है। राम पांडे जी बोलिए। हाँ अमित जिसके बाद देखिए सभी लोग जी सभी लोग यूनिटी की बात कर रहे हैं, 5 लोग बैठे हैं, पांचों यूनिटी की बात कर रहे हैं कि हम यूनाइट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चारों को गालियां दे रहे हैं, चारों को कह रहे हैं कि आतंकवादियों से मिले हैं, चारों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मिले हैं। तो बताइए, ये मेजर साहब को कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, जो विधायक अब्दुल मजीद उनको आतंकवादी कह रहे हैं। अब ये बताइए, ISI जो आतंकवादियों को पैदा करता है, पठानकोट हमले की जांच के लिए पठानकोट हम देखिए साहब, आप बंद रहिए, मेजर साहब थोड़ा सा चुप रहिए। अब आप यूनिटी की बात कर रहे हैं इसलिए चुप रहिए भैया। अब आप चुप रहिए, थोड़ा सा बोलने दीजिए, अभी डिबेट में 2 मिनट का टाइम है, क्यों आप समय खराब कर रहे हैं? बोला ही नहीं जब। राखी जी ये गलत बात है ना, आप चुप रहिए, थोड़ा सा मुंह बंद रखिए अपना। ठीक है, एक सेकंड। चलिए राम पांडे जी ने आपत्ति इस बात की हो रही है कि अमित जी ने ऐसा बाकी किसी के लिए कहा नहीं, इसलिए वो इस बात को रख रहे हैं। समर्थन करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? आप ISI जब पठानकोट का समर्थन पठानकोट हमले की जांच करने आती है, आप उसका समर्थन करते हैं। बयान को कहां से कहां प्लीज ऐसे मत करिए। बहुत अच्छी चर्चा थी, बहुत अच्छे से सब लोग अपनी बात रख रहे थे, इस तरह से डाइवर्ट मत करिए। जब समय की सीमा होती है, सबका टाइम महत्वपूर्ण होता है, आप लोग ऐसे मत करिए प्लीज। नहीं है कि जब एक आदमी बोलता है दूसरा नहीं बोलता है। ISI जब पठानकोट हमले के लिए आई, आप समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पठानकोट लेकर आए थे ISI को, जो आतंकवाद पैदा करती है। अमित जी प्लीज जल्दी से, समय हो गया। समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, ISI का आप समर्थन कर रहे हैं। पठानकोट क्यों आई थी ISI? पठानकोट ISI क्यों? ठीक है राम पांडे जी, मोहम्मद अली शाह जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। पठानकोट ISI क्यों आई थी? बोलिए अमित जी। देवेंद्र पाल सिंह को क्यों छोड़ा गया? जो पुलवामा ऑडियो गिराइएगा इनका प्लीज, इफ पॉसिबिलिटी प्लीज इनका ऑडियो गिराइए। अमित जी बोलिए। राखी की थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन करें तो मैं अपनी बात को रखूं। बोलिए सर, कर दिया जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब्दुल जी ने जो अभी बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सिक्योरिटी पर भी सवाल किए। अरे राम जी आप सुन लीजिए, ठीक है आपने बोल दिया। राम जी सुन लीजिए। राम पांडे जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, प्लीज। मैं बोल नहीं पाऊंगा। राम पांडे जी प्लीज। सर मैंने ऑडियो उनका बंद करवाया है, वो आपके पास, वरना बात नहीं कर पाएंगे तो चर्चा खत्म हो जाएगी। समय नहीं है राखी जी, समय नहीं है, इनका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कीजिए। देखिए राखी जी, मैं ये बोल रहा था कि अब्दुल जी ने बहुत ही अच्छी बात करी। और देखिए सिक्योरिटी में लैप्स तो था और इसको कोई नहीं झुटला रहा है कि नहीं था। सिक्योरिटी में लैप्स था, सरकार उसको बहुत ही संजीदा तरीके से उस पर भी काम कर रही है कि किसने कहाँ किसकी भूमिका कहाँ पर कैसी थी और उस पर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया अब्दुल जी ने। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज के प्रमुख विपक्षी दल को, इस देश के प्रमुख विपक्षी दल को उमर साहब से सीखना चाहिए। उमर साहब ने एक स्टेट्समैन का परिचय दिया है इस बार, जो उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके की बातें की, ना किसी पर आरोप मढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाएं हुई उससे वो दुखी थे और उन्होंने पूरा जो जवाबदारी है वो खुद पर ले लिया एक तरीके से। तो उन्होंने एक स्टेट्समैन का परिचय दिया है। मेरे ख्याल से ऐसा बयान देश के प्रमुख विपक्षी दल से अगर आता और वैसा रहता तो ठीक है। अमित जी रोकना पड़ेगा, मैं बहुत जल्दी से, क्योंकि अनुपम जी बहुत जल्दी से बोल लीजिए, वैसे तो समय बहुत हो गया है। मोहम्मद अली शाह जी नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। बहस करने का कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन हमको निश्चित तौर पर ये वो समय है जब हमको सरकार की तरफ देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि सरकार क्या कर रही है। देखिए सरकार के ऊपर सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं। मैं अमित जी की बात से भी सहमत हूं कि लैप्सेस जरूर थे और ये भी मैं मानता हूं कि बिना लैप्सेस के आतंकवादी हमले नहीं हो सकते हैं।
लैप्सेस हैं तभी आतंकवादी हमले हुए हैं। अमेरिका के अंदर 9/11 होता है क्योंकि वहां पर कुछ लैप्सेस हुए, इसकी वजह से 9/11 हो गया। तो लैप्सेस से कोई नहीं निकाल रहा, लेकिन हाँ अब आगे का रास्ता हमको चुनना पड़ेगा। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, 2 तरह की प्लानिंग होनी चाहिए और शायद सरकार उसी तरफ जा रही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अलग होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग अलग होनी चाहिए, और दोनों की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि बिना शॉर्ट टर्म पे पाकिस्तान को सबक सिखाए देश की जनता नहीं सीखेगी, और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को घुटनों पर लाए बिना हमारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमको 2 तरह से काम करना चाहिए और तमाम पार्टियों को, तमाम मजहबों को आपस में मिलकर के यूनिटी के साथ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये सब पैसे बेकार है। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक ही मांग है, बैठकों का दौर जारी है, पाक में दहशत भारी है, पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, वो वैसे ही बहुत टेंशन में उसी दिन से है जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था, और अब उनकी पूरी नजर है कि भारत करना क्या चाहता है। जो बैठकें हो रही है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें से क्या होगा, उन्हें ये डर है कि 24 से 48 घंटे में कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई ना हो जाए। देखिए, जो भी होगा जरूर, ये तय है। बैठकों का ये दौर बताता है कि भारत चुप रहने वाला नहीं है और स्टैंड लेना जरूरी है, और इसलिए भी है क्योंकि पूरे देश की मांग ही ये है कि जब तक बदला नहीं होगा तब तक इंसाफ और न्याय नहीं होगा। तो अगला स्टैंड क्या, ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।